अब कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन आपने यहाँ पर ये नंगे बदन वाले अनिल कपूर अंकल क्यों लगा दिए? ढक लो सर, इनको ढक लो। तो मास बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा, वॉल्यूम बड़ी, डिनोमिनेटर बड़ा, तो दोनों का रेशो साथ साथ बढ़ेगा, साथ साथ घटेगा। एक चीज के बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज के घटाने से दूसरी भी घटेगी। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा स्टोन है। यह तुम होते हो ना कि भाई हम तो लड़की के प्यार में पागल हैं, वो हमारे ऊपर पत्थर भी फेंक के मारे, हम उसको संभाल के रखेंगे। ये वैसा ही एक पत्थर है। बायएंट फोर्स क्या होता है? बायएंट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि वाटर या लिक्विड एक्सर्ट करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए। वर्टिकली अपवर्ड्स ये फोर्स लगता है। तो अपने पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साथ में पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में फिर भी लूजली पैक्ड होते हैं, और हवाओं में, गैसेस में तो एकदम लूजली पैक्ड होते हैं भाई, आजाद एकदम। हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल देवी जी शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूँ कि सबके सब एकदम कुशल मंगल होंगे। तो भाई आज तुम्हारे प्यारे प्यारे देवू भैया लेकर के आ चुके हैं भाई वन शॉट एक और फिजिक्स के चैप्टर का। कौन सा फिजिक्स के चैप्टर का? सर तुम्हारी जो क्लास 8 ICSE फिजिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 2 रहता है मोस्ट ऑफ द बुक्स में, कौन सी वाला चैप्टर है भाई? ये फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स वाला जो चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन सा रहता है भाई? मैटर हो गया तेरे भाई का, कॉम्प्रो कर लेते हैं, कॉम्प्रो भाई वो वाला मैटर अपन ने पढ़ लिया है। अब कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं, है ना? अब तुम लेंथ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, 7th 6th में पढ़ के आए हो लेंथ के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, टाइम के बारे में, स्पीड के बारे में, डेंसिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, है ना भाई? तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मेजरली हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है जो कि क्या है? डेंसिटी है। और एक वाक्य जो तुम्हारे देवू भैया हमेशा तुमको बोलते हैं, एक सेंटेंस जो हमेशा बोलते हैं, एक सत्य जो हमेशा तुम्हें बताते हैं, वो क्या है भाई? वो अपने पास ये है कि फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज के बिना अधूरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर इसीलिए हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि डेंसिटी रहने वाली है उसके बारे में एम्फेसिस उसके ऊपर देंगे, उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, और उसे मेजर कैसे किया जाता है उस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के दुन 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 कर देते हैं और हमारा वन शॉट स्टार्ट करते हैं। तो भैया फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स ICSE क्लास 8 फिजिक्स वन शॉट रहने वाला है बाय तुम्हारे प्यारे देव अज्ञानी सर। तुम मुझे देवू भैया ही बुलाते हो, तुमको बताने की क्या बात है भाई, तुम तो अपने ही हो, है ना भाई? चलो भैया बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर डेंसिटी के बारे में जानेंगे अपन। ठीक है, पूरी की पूरा चैप्टर अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? डेंसिटी है। अब डेंसिटी की यार कभी भी तुमसे कोई पूछे डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। है जेब में हाथ डाल के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम से बोल देते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अरे भाई वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है। और बुक्स भी भाई इतनी ज्यादा नामाकूल है कि उन बुक्स ने भी क्या है उस फॉर्मूला के बेसिस पर ही उसकी डेफिनेशन भी बता दी है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरीके से उसकी डेफिनेशन भी बता दी है, जो कि सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे भाई डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या है, तो उसका फॉर्मूला थोड़ी एक्सप्लेन कर देगा, तो ये थोड़ी बता देगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं तुमको एक चीज बताऊंगा इस स्लाइड के बाद कि डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या है, मतबल क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है भाई, अब देख जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर ये रोड देखो कैसी लग रही है, भरी हुई लग रही है, जाम है पूरा का पूरा, और इस तरफ से आने वाली रोड कैसी है, ये एकदम खाली है ना? तो यहां पर तू क्या कहेगा? यहां पर भीड़ ज्यादा है। क्या है? भीड़ ज्यादा है। ये रोड हमारी ज्यादा घनी है। जैसे बोलते हैं ना SST में तुम पढ़ते हो ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में कोई इसका वार्तालाप कर सकता है, इसको ट्रांसलेट कर सकता है? डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है हमारे पास घना जंगल। अब उसके अंदर क्या आ रहा है? डेंस वर्ड आ रहा है। और डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास डेंस से ही तो रिलेटेड है ना? डेंस का मतलब क्या है? घना। घना मतलब, तो डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। हिंदी में जब डेंसिटी को पढ़ा जाता है तो घनत्व बोलते हैं। मैं तुमको हिंदी में नहीं पढ़ाने आया हूं, बस उसकी फील दिलाने आया हूं। ठीक है भाई, तो डेंसिटी अपने पास क्या होती है? घनत्व होती है, कोई जगह कितनी घनी है ना? अब ये सिर्फ लिक्विड्स की नहीं होती है, सॉलिड्स में भी हो जाती है, एयर में भी हो जाती है। अलग अलग गैसेस की भी डेंसिटी अलग अलग होती है। हर गैस अपने पास अलग अलग घनी होती है। जैसे तुम देखो कि कभी स्मोक होता है, मतलब जैसे तुम्हारे घर में कभी अगर आग लग जाती है, हवन वन होता है, तो उसके अंदर जो स्मोक उठता है, अब वो स्मोक बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि मुंह पे एकदम थपेड़े पड़ रहे हैं उसके, सफोकेटिंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी हमारे पास नॉर्मल एयर से क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा घना होता है ना? तो इसके बाद इसलिए अपन कह सकते हैं गैसेस में भी डेंसिटी का कंपैरिजन किया जा सकता है, नॉट ओनली इन लिक्विड्स, नॉट ओनली इन सॉलिड्स। ठीक है भाई, ये होता है अपने पास, और ये सारी बातें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे यहां पर देखें तो इस वाली जो लेन है, ये वाला जो लेन है इस रोड का, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर डेंसिटी कम है। अब ये अपने पास क्या है? ये वुड है। ये अपने पास क्या है? ये मेटल है।
अब मेटल की जो डेंसिटी होती है क्या होती है, ज्यादा होती है। वुड के अंदर क्या होते हैं, वुड के अंदर थोड़े बहुत छेद भी होते हैं, है ना। वुड अपने पास हल्की होती है। अब हल्की और भारी का मतलब अलग होता है। हल्की और भारी ये जो दो शब्द हैं ये मास से रिलेटेड होते हैं, लेकिन डेंसिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मास, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉल्यूम। ठीक है, एक बात बताऊंगा डेंसिटी की, एक वाक्य बताऊंगा, तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा तुमको। ठीक है भाई, और ये क्या है अपने पास, ये वही है, वही है ये वही कलमुहा हमारे पास आइसबर्ग है जिससे टकरा करके हमारी टाइटैनिक डूब गई थी। टाइटैनिक पता है ना तुमको, जहां पर रोज और जैक रोमांस कर रहे थे अपना, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, आइसबर्ग आ गया, टूट गई टाइटैनिक, है ना भाई। उनका पूरा का पूरा रोमांस चौपट हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास आइसबर्ग होता है। देख इतना बड़ा लगने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, पानी में फ्लोट कर रहा है। क्यों कर रहा है इसकी भी बात तेरे को बताऊंगा। ठीक है भाई, और यहां पर भी देख सकते हो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग वाला ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे ही। यहां पर तो ये चीज तो तुमने खुद भी देख रखी होगी, जब भी मैगी बनाते हो पानी के अंदर कुछ लोग बटर भी डालते हैं मैगी के अंदर, तो बटर या ऑयल जो होता है वो अपने पास पानी के ऊपर तैरता है ना। क्यों तैरता है, क्योंकि जो ऑयल या बटर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है अपने पास वाटर से कम होती है, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है, जिसकी ज्यादा होती है वो नीचे तैरता है। नीचे मतलब डूबता है, और जिसकी कम होती है वो ऊपर तैरता है। ठीक है भाई, अब ये सारा का सारा चैप्टर मैंने तेरे को एक स्लाइड के अंदर समझा तो दिया है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ऐसे ऐसे शॉर्ट में नहीं समझाना है अपने को, पूरा डीप के अंदर जाना है। पूरा का पूरा वन शॉट करेंगे, पूरे चैप्टर की एक एक लाइन को जानेंगे और बढ़िया तरीके से तेरे को सारा कंसेप्ट चमका दूंगा। आ जाओ भैया, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अब डेंसिटी क्या होती है सर, आपने सब कुछ ठीक है सर, हम सब कुछ सह लेंगे, आपने यहाँ पे घना जंगल लगाया हमको समझाने के लिए, बहुत सही बात है, लेकिन आपने यहाँ पर ये नंगे बदन वाले अनिल कपूर अंकल क्यों लगा दिए। ढक लो सर, इनको ढक लो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है इनका नंगा बदन देख करके। अब ये क्यों लगाए भाई हमने, क्यों लगाए हैं हमने यहाँ पर ये, क्योंकि इनकी जो छाती दिख रही है तुम्हें, उस छाती पे जो ये जो बाल है, घने बाल है ना भाई। अनिल कपूर सर किस चीज की वजह से फेमस है, एक तो अपनी जवानी की वजह से कि भैया बुढ़े ही नहीं होते। आज भी देख लो इतने जवान लगते हैं, इतने फिट लगते हैं, है ना। वो चलो भाई हमेशा जवान रहे, टचवुड, है ना भाई। लेकिन उनकी छाती पे जो बाल है, जो डेंसिटी है उनके बालों की, जो घनत्व है, घने बाल है, अगर मच्छर भी काटने के लिए घुसे तो भाई वहीं चंगुल में फंस जाए, बाहर ही ना आ पाए, मर जाए, है ना भाई। तो ऐसा हाल हो जाता है। तो इनकी छाती पर जो बाल है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इस जंगल के अंदर अगर तुम पेड़ देखो, इस जंगल में देखो, हर जगह पे पेड़ ही पेड़ है, झाड़ियां ही झाड़ियां, घास ही घास है। तो क्या है, यहां पर भी घनी झाड़ियां हैं, घना जंगल है, घनत्व ज्यादा है। तो अगर एक शब्द में तुमको मीनिंग बताना हो, इंग्लिश टू हिंदी, डेंसिटी का क्या होता है, तो डेंसिटी को अपन क्या बोलेंगे मियां, हम डेंसिटी को बोलेंगे घनत्व, है ना, घनत्व बोलेंगे। ठीक है भाई, ये त है, आधा त। हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ते हो ना तुम, है ना तुम्हारे स्कूल में, अगर ना भी हो तो भी इतनी आनी चाहिए बेटा, हमारे देश की भाषा है। ठीक है भाई, तो डेंसिटी ये होती है। अगर डेंसिटी की डेफिनेशन चाहो, देखो मैंने फील तो तुमको पूरी दिला दी है, पूरा का पूरा टॉपिक चमका दिया है, लेकिन अगर पेपर में लिखा जाएगा तो पेपर में तेरे पास डेफिनेशन आई, व्हाट इज डेंसिटी, डिफाइन डेंसिटी, तू क्या लिखेगा, घनत्व है। अबे भाई ऐसे नहीं करना है, ये डेफिनेशन लिख के आनी, किताबी भाषा ये है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ इट्स मास एंड वॉल्यूम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वही चीज यहां लिखी है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है भाई, फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी को अपन पहली बात तो डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम आगे जाकर के भी ऐसा पढ़ोगे, एक सिंबल के साथ भी डिनोट किया जाता है इसको, और इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। इसको अपन बोलते क्या है, इसको अपन बोलते हैं RHO, रो। ठीक है सर, वैसे ही हम सिलेबस देख देख के रो रहे हैं सर, ऊपर से आप और रुला रहे हो। अबे भाई वो वाला रो, RO होता है वो रो, ये क्या है, RHO है, रो रो रो, अभी रो, है ना भाई, ये वो वाला रो है। ठीक है भाई, तो ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। अब डेंसिटी की भाई डिनोशन तो ऐसी हो गई। अब इसके फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला 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 का होता है डेंसिटी का। फॉर्मूला क्या होता है भाई डेंसिटी का, डी से डेंसिटी को डिनोट करते हैं। क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। कोई भी अपन ने सामान ले लिया, उसका पहले मास वेट करेंगे, भाई कितना मास है इसका, कितना मास है, कितना माल भरा हुआ है इसके अंदर, वो मास आएगा, अपॉन में उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। ये अपने पास क्या आ जाएगी, उस सब्सटेंस का हमारे पास ये आ जाएगी डेंसिटी।
ठीक है भाई, ये क्या आ गया अपने पास? ये आ गया सर अपने पास मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है भाई, ओके भाई। आजा बेटा आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स की अगर मैं बात करूं डेंसिटी के, तो डेंसिटी के यूनिट्स अपने पास क्या क्या होते हैं? डेंसिटी के यूनिट्स अपने पास क्या क्या होते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या भाई? D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है सर? ऊपर तो भगवान है, सबकी सब पे नजर है भगवान की। अबे वो तो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया ना। यहाँ पर फॉर्मूला में ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में है। कौन है भाई? कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? मास है। कौन है? मास है। ये क्या है अपने पास? ये है अपने पास मास बाबू। मास का मेरे पास यूनिट क्या होता है सर? केजी होता है और ग्राम भी होता है। एक बात ध्यान रखियो, केजी अपने पास ऐसा यूनिट होता है, ग्राम अपने पास सीजीएस यूनिट होता है ना? ये चीज ध्यान रखना। तो अपने पास क्या होता है? मास का यूनिट क्या है? केजी होता है और अपने पास ग्राम भी होता है। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम का मेरे पास क्या होता है? मीटर क्यूब होता है सर। बहुत बढ़िया, मीटर क्यूब होता है, बिल्कुल सही कह रहा है तू। मीटर क्यूब होता है और क्या होता है? और क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब भी होता है ना? सेंटीमीटर क्यूब भी होता है और मीटर क्यूब भी होता है। अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जो तुम 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। 9th क्लास में तुम फिर से पढ़ोगे, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो, मैं तुमको बता देता हूं। सीजीएस यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है? एक तो ऐसा यूनिट होता है जो हम पढ़ते हैं कि लेंथ का हो गया मीटर हो गया, मास का अपने पास केजी हो गया, टाइम का सेकंड हो गया। ये होता है एक जो नॉर्मल अपन पढ़ते हैं ऐसा यूनिट, और एक होता है सीजीएस यूनिट। इसके अलावा दो और होते हैं, वो तुम आगे जाकर के पढ़ लोगे और 7th में पढ़ के आए हो कुछ बच्चे तो, है ना भाई? तो अपने पास 9th में जाके पढ़ लोगे। मैं भी तुम्हें जस्ट जिस दे देता हूं, टॉपिक से हटेंगे नहीं। सीजीएस यूनिट की फुल फॉर्म क्या है? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, यानी लेंथ का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, मास का यूनिट हो जाएगा ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर मीटर का हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, केजी का अपन ने ग्राम कर दिया। ठीक है भाई, तो यहां पर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ये वाले जो यूनिट्स हैं ये अपने पास क्या है? एसआई सिस्टम के, और ये वाले जो यूनिट्स हैं ये अपने पास क्या है? सीजीएस सिस्टम के हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर अब अपन लिखेंगे डेंसिटी का यूनिट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन किस चीज के अंदर लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं एसआई यूनिट में, जो कि अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट के अंदर डेंसिटी का हमारे पास यूनिट क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है अपने पास डेंसिटी। सर बार बार एक ही बात क्यों लिख रहे हो सर? मास का क्या है? केजी है, इसका क्या है? मीटर पर क्यूब है, मतलब मीटर क्यूब है ना? तो ये आ जाएगा केजी अपॉन में मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट मैं क्या लिख सकता हूं? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बेटे इसका एसआई यूनिट सर जी हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर केजी पर मीटर क्यूब। मतलब मीटर को अगर देख यहाँ पर क्या है? मीटर डिनोमिनेटर में, इसको अगर तू ऊपर लेके आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसका पावर का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर आकर के नेगेटिव हो जाएगी, तो केजी मीटर -3 लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे भी लिख सकता है तो इसके एसआई यूनिट को, ऐसे भी लिख सकता है तो इसके एसआई यूनिट को। अब अगर मैं बात करूं इसके सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट की यदि हम बात कर ले बाबू, तो क्या होगा बाबू? यहाँ पर अपने पास डेंसिटी आएगी मास अपॉन में वॉल्यूम। मास हमारे पास क्या है? मास का सीजीएस यूनिट केजी नहीं होता है, क्या होता है? सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सेंटीमीटर के बाद क्या है? ग्राम आया। मास का क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा भाई साहब। हरिओम, है ना भाई? क्या हो जाएगा डेंसिटी का अपने पास? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ये आ गया हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं एंड अगेन ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके है, कूल है। तो ये अपने पास आ गया इसका सीजीएस यूनिट, ये अपने पास आ गया इसका एसआई यूनिट। ये दोनों यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको याद होने चाहिए। और इनमें से वाटर अपने पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी अपने पास डेंसिटी की वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए, जो कि मैं तुमको लिखवा भी दूंगा। ठीक है भाई, आगे टेबल में भी मिल जाएगी, बाकी मैं बता भी दूंगा। ओके भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो डेंसिटी, इसके बारे में मैंने तुमको बोला था एक लाइन तुमको बताऊंगा, उससे डेंसिटी का तुम्हारा सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, सब एकदम मक्खन हो जाएगा। हाँ जी, तो यहां पर अपने पास डेंसिटी जो होती है, तुम्हें अगर बोल दिया जाए कि भाई मास पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है, जो कि कर भी रही है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की, है ना? अब तेरे को अगर दो सब्सटेंस दे दिया जाए, एक दे दिया तेरे को लोहा और एक तेरे को दे दी लकड़ी, है ना? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, है ना भाई? एक तेरे को दे दिया हमने, क्या दे दिया? एक दे दिया लोहा और एक दे दी हमने तेरे को लकड़ी। ठीक है, अब अगर दो सब्सटेंसेस हैं तो चाहे तू एक सब्सटेंस का मास जितना भी बढ़ा ले, दूसरे का जितना भी घटा ले, एक की वॉल्यूम जितनी भी बढ़ा ले, दूसरे की वॉल्यूम जितनी भी घटा ले, कुछ भी तेरे को कंपैरिजन करना है तू कर ले, जो करना है तेरे को कर ले, जो उखाड़ सकता है तू उखाड़ ले, लेकिन उन दोनों सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी होगी वो फिक्स्ड रहेगी। आए
ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? मान ले, जस्ट इमेजिन कर, मैंने कॉटन ली है इतनी, ठीक है, उसका मास कुछ होगा, वो वॉल्यूम कितनी गैदर कर रही है, इतनी वॉल्यूम भी गैदर कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने वो उसको ज्यादा कॉटन ले ली, मैंने मास बढ़ा दिया है ना, ज्यादा ले ली, अब मास बढ़ा, लेकिन इमेजिन देखना, इतनी वॉल्यूम थी, अब उसकी वॉल्यूम भी तो बढ़ गई, तो मास बढ़ा, न्यूमरेटर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ी, डिनोमिनेटर बढ़ा, तो दोनों का रेशो साथ साथ बढ़ेगा, साथ साथ घटेगा, एक चीज के बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज के घटाने से दूसरी भी घटेगी, तो उसकी जो डेंसिटी रहेगी अपने पास वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तो अपन डेंसिटी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हैं, टीचर्स डेंसिटी का पूरा टॉपिक पढ़ा देते हैं सिर्फ एक फॉर्मूला के बेसिस पर, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वो बच्चों को एक बात नहीं बताते, दैट डेंसिटी इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। क्या होती है? मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो पर्टिकुलर मटेरियल पर डिपेंड करती है। हम ये नहीं बोल सकते कि उस मटेरियल की मैंने वो मास बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दी, मास घटा दिया, वॉल्यूम घटा दी तो डेंसिटी घट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, डेंसिटी उसकी फिक्स्ड रहेगी। ठीक है भाई, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, डेंसिटी इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, डेंसिटी अपने पास क्या होती है, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस रिमेन्स फिक्स्ड, हमेशा क्या रहती है, रिमेन्स फिक्स्ड, हमेशा 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 फिक्स्ड रहती है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की। ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की, दो सब्सटेंसेस अलग अलग को कंपेयर करोगे तो दोनों की डेंसिटीज अलग अलग होंगी। ठीक है, ये होता है अपने पास। तो यहां पर अपने पास कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ पॉइंट टू बी नोटेड है ना भाई, कि इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मैंने भाई क्या लिया, 10 ग्राम कॉटन ले लिया और 10 ग्राम मैंने मेटल ले लिया। अब मेटल क्या है, भारी चीज होती है, वो 10 ग्राम इतना सा हो जाएगा, इतने से भी 10 ग्राम आ जाएगा, ये चीज पता है ना तेरे को, तो मेटल इतने से में 10 ग्राम आ जाएगा, कॉटन में 10 ग्राम लूंगा इतनी भी हो सकती है ना। तो क्या होगा, इक्वल मासेस हैं दोनों के, लेकिन देख वो चीज ज्यादा अपने पास वॉल्यूम कर रही है, कॉटन की वॉल्यूम ज्यादा है और मेटल की वॉल्यूम सिर्फ इतनी सी है, इतनी जगह ले रहा है ना। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता कि कितना स्पेस तुम ऑक्यूपाई कर रहे हो, कितनी जगह तू ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर पोपट लाल इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, डॉक्टर हाथी अपने पास इतनी सारी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर जग्गू बंदर इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कालिया उस्ताद इतनी सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दोनों वॉल्यूम अलग अलग, दोनों जगह जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे हैं, है ना भाई। तो यहां पर अपने पास क्या लिखा है कि जो इक्वल मासेस होते हैं, मासेस भले ही इक्वल हो सकते हैं, इतना सा मेटल 10 ग्राम हो सकता है, इतनी सारी कॉटन भी 10 ग्राम हो सकती है, लेकिन दोनों की वॉल्यूम अलग अलग है। देख ले, कॉटन इतनी सारी है, मेटल इतना सा है ना भाई, वॉल्यूम अलग अलग है। तो ये होता है क्या है, इनकी हमारे पास डिफरेंट वॉल्यूम होती है। जैसे यहाँ पर फिगर में भी एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर ये दिखा रखा है हमको, लेड अपने पास क्या है 50 ग्राम, इतनी सी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, और कॉर्क अपने पास 50 ग्राम। कॉर्क क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, कॉर्क अपने पास वुड टाइप का ही मटेरियल तुम मान सकते हो, जो कि अंदर से परफोरेटेड होता है, परफोरेटेड यानी कि छेद छेद होते हैं बहुत ज्यादा, उसके अंदर क्या होती है, वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करता है लेकिन हल्का होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है। तुमने वाइन की बोतल अगर तुम में से किसी ने देखी हो तो उसके ऊपर कैप नहीं होता, ढक्कन नहीं होता, उसके ऊपर क्या होता है, कॉर्क अंदर फिट होता है, तो वो कॉर्क का वो मटेरियल होता है, बहुत हल्का होता है वो। ठीक है, तो कॉर्क अपने पास 50 ग्राम इतनी सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, लेड अपने पास 50 ग्राम सिर्फ इतनी सी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस जिनकी वॉल्यूम सेम है, मान ले मैंने सेम वॉल्यूम ले ली, इक्वल वॉल्यूम का मैंने क्या ले लिया, मैंने पानी ले लिया, मैंने तेल ले लिया और मैंने मरकरी ले लिया। उनकी क्या होगी, डिफरेंट सब्सटेंसेस की मैंने वॉल्यूम तो सेम कर ली, लेकिन उनके जो मास होंगे वो अलग अलग होंगे। मैंने क्या किया, बीकर के अंदर 100 ml तक का पानी भरा, एक बीकर में 100 ml तेल भरा, एक बीकर में 100 ml मैंने क्या भर दिया, मरकरी भर दिया। ठीक है, अब तीनों को मैंने अलग अलग वेइंग स्केल पे रख दिया, अलग अलग वेइंग मशीन पे रख दिया। अब मेरे पास क्या होगा, पानी तो मेरे पास 100 ml कितना आया, 100 ग्राम के आसपास आया, वेट इसका 100 ग्राम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मास इसका 100 ग्राम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चंगा है। ठीक है, ऑयल को मैं अगर देखूंगा, ऑयल का आ गया 92 ग्राम, थोड़ा सा हल्का है। क्यों भाई, मास अलग अलग है, सेम वॉल्यूम है लेकिन मास अलग है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है सबकी, है ना भाई। मरकरी मैंने कितना लिया है, मरकरी मैंने लिया है उतनी ही वॉल्यूम, 100 ml का ही मरकरी है, लेकिन उसका मास देख सकते हो, 1 किलो 356 ग्राम। फर्क देख रहे हो, 100 ग्राम और 1 किलो 356 ग्राम, 13 टाइम्स से भी ज्यादा,
13 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया उसका मास, ठीक है, जस्ट बिकॉज की डेंसिटी जो होती है मरकरी की बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस पेज में तुमको क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तुम्हारे लिए, वो ऊपर जो मैंने लिखी है वो बात है, ठीक है, उसको ध्यान रखना, अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। ओके भाई, इसके बाद अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों अपन ने जान लिए हैं क्या क्या है। एसआई यूनिट की यदि मैं बात करूं तो एसआई यूनिट मेरे पास क्या है, केजी पर मीटर क्यूब है। सीजीएस यूनिट की यदि मैं बात करूं, सीजीएस यूनिट मेरे पास क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है बाबू। अब अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब को एक साइड पर ले लेता हूं, केजी पर मीटर क्यूब, इस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये इसका स्लैश का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर, मीटर क्यूब क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, एक केजी के अंदर मेरे पास क्या होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। और एक मीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर क्या हो जाएगा, एक मीटर क्यूब लिख सकता हूं, वन अगर साथ में लगा दिया कोई आपत्ति है क्या, तो टू को टू लिख दे या टू इंटू वन लिख दे, आएगा तो टू ही है ना, वही है ना, वन किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो वन मीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, वन मीटर इंटू में वन मीटर इंटू में वन मीटर, ये लिख सकता हूं, राइट, ये लिख सकता हूं ना। अब यहां पर मैंने एक केजी को 1000 ग्राम कैसे लिख दिया, सर जी हमको तो नहीं पता, हम तो डायरेक्टली 8th क्लास में आ गए, हम तो अनपढ़ लोग हैं। देखो भाई, एक केजी के अंदर, सिंस एक केजी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया। ये डेरिवेशन पेपर में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही तुमको करनी है, और ब्रैकेट में साथ साथ रीजंस भी लिखने हैं, वरना तुम्हारी मैडम क्या कहेगी, मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे को तो पता ही नहीं है केजी के अंदर 1000 ग्राम होता है, तूने लिख कैसे दिया ब्रैकेट के अंदर, रीजन कौन लिखेगा, है भाई, है ना भाई। तुम्हें इसीलिए टीचर को कोई भी मौका नहीं देना है तुम्हारे मार्क्स काटने का, तुमको ब्रैकेट के अंदर रीजन भी लिखना है। ओके, अब यहां तक अपन सॉल्व कर चुके हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज का साइन डालेंगे, केजी पर मीटर क्यूब फिर से लिखेंगे, इक्वल टू ये क्या है, 1000 ग्राम अपॉन में 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। रिपीट करेंगे इसको स्टेप को, 1000 ग्राम तो लिख देंगे, लेकिन एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे मीटर्स को अपन ने इस तरीके से लिख दिया, फिर से रीजन डालेंगे ब्रैकेट में बगल में, फिर से रीजन डालेंगे, क्या लिखेंगे भाई, सिंस 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सबसे सिंपल वाला काम करेंगे, कटिंग करेंगे, जीरो से जीरो काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगेन दैट इंप्लाइज का साइन लगाएंगे, केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, ऊपर 1 ग्राम रह गया, नीचे क्या रह गया, 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दैट सिंपली इक्वल टू करके लिख लेते हैं, दैट 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख सकता हूं, राइट। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मेरे को ऐसे क्या करना है, मैं 1000 को एक काम करता हूं, इस तरफ ले जाता हूं, तो मेरे पास यहां क्या बच जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, उस तरफ ले गया मैं 1000 को, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा अपने पास एक रिलेशन, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाबू अपने पास एक रिलेशन कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने केजी पर मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। और एक और अपने पास क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा कि मैं इसी वाले रिलेशन को, इसी वाले को क्या कर दूं, फिर से लिख देता हूं, केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 था, 1/1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10⁻³ लिख सकता हूं। 10⁻³ अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले आऊंगा, क्या बन जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा, सो इट विल बिकम 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या है, केजी पर मीटर क्यूब में कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये वो वाला रिलेशनशिप है, ठीक है भाई। अब यहां पर बच्चे बहुत सारे बोलेंगे, सर ये तो आपने गलत किया है, ये तो आपने गलत किया है, 1 ग्राम के अंदर 1000 केजी कैसे हो सकते हैं, 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं ना, और आपने ये कैसे लिख दिया कि 1 केजी के अंदर 10⁻³ ग्राम है, सर ये तो गलत है, 1 ग्राम के अंदर 1000 केजी नहीं हो सकते, गलत बात है। तू सिर्फ ग्राम और केजी को गिन रहा है, तू सेंटीमीटर और मीटर को नहीं गिन रहा। सर उसको भी गिन लूंगा मैं, लेकिन देखो ना, आपने लिखा है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1000 मीटर क्यूब है, सर ये भी कैसे हो सकता है, सेंटीमीटर तो छोटा होता है ना मीटर से, उसके अंदर ज्यादा कैसे हो सकते हैं। ध्यान से देख, ध्यान से देख, सेंटीमीटर किसमें है, डिनोमिनेटर में,
किसमें है? डिनोमिनेटर में है। पूरी कैलकुलेशन में देख ले, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होगी, सब कुछ एकदम सही तरीके से किया है, क्योंकि हमारे पास मीटर क्यूब किसमें है? डिनोमिनेटर में है। मीटर क्यूब को एक मिनट, हाँ, मीटर क्यूब अपने पास क्या है? डिनोमिनेटर में है। मीटर क्यूब के अंदर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर लिख दिए, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। अब डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो छोटा आता है ना, वो छोटा आता है ना। तो वही चीज यहां पर हुई है, अपने पास क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा छोटा आएगा। केजी मीटर क्यूब के, केजी पर मीटर क्यूब के अंदर छोटा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो भी अपने पास कैलकुलेशन है पूरी एकदम सटीक है। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का यही जादू होता है, मैथमेटिक्स का, कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कई बार दिखता नहीं है। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ लेना। ओके, एंड ये डेरिवेशन अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना है इसका। ओके, A substance has a density of this much, डेंसिटी एक सब्सटेंस की इतनी है। What will the mass of 50 सेंटीमीटर क्यूब? मास क्या होगा 50 सेंटीमीटर क्यूब का इस सब्सटेंस के? वॉल्यूम दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मास पूछा हुआ है। डेंसिटी अपने पास 8 हो गई, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास अपने को फाइंड करना है। वॉल्यूम दे रखी है 50 सेंटीमीटर क्यूब। मास मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू, इसको उस तरफ ले जाएंगे, आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। मास क्या आ गया मेरे पास? 8 इंटू 50 कितना होता है मेरे पास? 400 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, ओके, ठीक है। 3 ब्लॉक्स यहां पर दे रखे हैं, आई एम सॉरी, 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं। पी क्यू एंड आर हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबका मास और सबकी वॉल्यूम हमको दे रखी है। हमसे क्या पूछा हुआ है? विच ब्लॉक हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है भाई, इक्वल मासेस ऑफ कॉटन एंड आयरन आर टेकन। दोनों के अपन ने इक्वल इक्वल मासेस ले लिए। इक्वल मास है कॉटन का भी, इक्वल मास है आयरन का भी। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब यहाँ पे इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट वाली कौन सी है? बोथ ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। क्या दोनों की वॉल्यूम सेम होगी? कॉटन ऑक्यूपाइज लार्जर वॉल्यूम बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लोअर। आयरन ऑक्यूपाइज द लार्जर वॉल्यूम बिकॉज इट्स डेंसिटी इज हायर। डेंसिटी हैज नो रिलेशन विद वॉल्यूम। ये सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, अपने पास इक्वल मास है कॉटन और आयरन का। ठीक है, अब क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी होती है अपने पास ज्यादा होती है, हम जानते हैं। कॉटन की जो डेंसिटी होती है अपने पास वो कम होती है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि मास दोनों का अपन क्या ले लेंगे? m ले लेंगे। इसका मास भी अपन m ले लेंगे, क्योंकि अपने को बोल रखा है इक्वल मास अपन ने ले रखे हैं। कॉटन की डेंसिटी को क्या बोलेंगे? dc बोल देंगे। आयरन की डेंसिटी को di बोल देंगे। ठीक है, जस्ट बिकॉज वी नो दैट आयरन की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है कॉटन की डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास लेकिन दोनों का सेम दे रखा है, इसका मास भी m है। वॉल्यूम इसकी मान लेते हैं आयरन की I है, इसका मास m ही मानेंगे। वॉल्यूम इसकी मान लेते हैं c है। मास से मास कट जाएगा, मास से मास अपने पास कट जाएगा। ठीक है, या फिर अगर तुम ना भी काटो तो भी तुम देख सकते हो कि ये चीज अगर इससे बड़ी है, तो यानी कि इसका हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा है, इसका जो डिनोमिनेटर होगा छोटा होगा, तभी तो ये पूरी की पूरी बड़ी हुई, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों का सेम ही है। तो यानी कि हम ये बात बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि वी आई जो होगी मेरे पास आयरन की वॉल्यूम, दैट विल बी लोअर देन कॉटन की वॉल्यूम, है ना भाई? यही चीज होगी अपने पास। आयरन ऑक्यूपाइज लार्जर वॉल्यूम नहीं होगा, कॉटन ऑक्यूपाइज लार्जर वॉल्यूम बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लोअर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड क्वेश्चन, काफी समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कर सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, सॉलिड ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर बट फ्लोट्स इन मरकरी, दिस मींस दैट मरकरी हैज हायर डेंसिटी देन दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी या फिर ये बोल सकते हैं कि अपने पास जो डेंसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की वो मरकरी की डेंसिटी से कम है। ठीक है, इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन मरकरी, इट डेंसिटी लाइज बिटवीन वाटर एंड मरकरी। हाँ, वाटर से उसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो वाटर में डूब जाता है, और मरकरी से उसकी डेंसिटी कम है इसलिए मरकरी पे वो क्या करता है? फ्लोट करता है, तैरता है। ठीक है जी, वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मेजर करने के लिए कुछ वेसल्स होते हैं हमारे पास। पहला अपने पास वेसल क्या आता है? मेजरिंग सिलेंडर आता है। मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी ज्यादा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। हमें इसके अंदर लिक्विड भरना है, लिक्विड जिस भी लेवल तक पहुंच जाएगा हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कितनी है उस लिक्विड की। 100 ml के भी आते हैं अपने पास सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर। 500 ml के भी आते हैं, 1000 ml के भी आते हैं, 50 ml के भी आते हैं, 200 ml के भी आते हैं, अलग अलग वॉल्यूम्स में आते हैं। ठीक है, ये चीज तो कोई दो राय नहीं है। और यहां पर ये क्या होता है अपने पास? ये होता है मेजरिंग सिलेंडर दैट इज यूज्ड बाय द फार्मासिस्ट्स। measuring cylinder
used by pharmacists। ठीक है, फार्मासिस्ट जो होते हैं अपने पास वो ये मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। ऐसा मेजरिंग सिलेंडर तुमने कई बार ऐसा या ऐसा दोनों देख रखे होंगे। ऐसा तुमने वहां पर देख रखा होगा पेट्रोल पंप पे कई बार, है ना। पेट्रोल पंप पर ऐसा मेजरिंग सिलेंडर क्यों रखते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि पेट्रोल पंप वाले जो होते हैं अपना जो मशीन का मीटर होता है उसको ऑलरेडी सेट करके रखते हैं, हम जितने ही पैसे का डलवाए कम ही डालेंगे। ऐसा नहीं होता। तो पेट्रोल पंप को तुम क्वेश्चन कर सकते हो वहां पे जाके आदमी को कि भाई तू पहले एक काम कर, अपनी मशीन से इस वेसल के अंदर पेट्रोल डाल और उस वेसल से फिर मेरी टंकी के अंदर, मेरी गाड़ी की टंकी के अंदर डालियो। ठीक है, क्योंकि मेरे को तुझ पे भरोसा नहीं है, मेरे को पहले चेक करना है कि प्रॉपर है इसके अंदर या नहीं है। ठीक है, प्रॉपर वॉल्यूम है या नहीं है। तो इसलिए तुम इस तरीके से उसकी वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। ठीक है, वेसल्स यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम में एक पहला अपने पास आता है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेजरिंग सिलेंडर इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट और वेसल used for precise measurement of volume of a liquid। ठीक है भाई, ये बात का मतलब क्या है? अब इस बात के मतलब में सिर्फ एक बात है जो कि इंपॉर्टेंट है पूरी लाइन में, वो क्या है? प्रिसाइज मेजरमेंट। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एकदम सटीक मेजरमेंट। अब मेजर करने को तो तू कहे कि सर जी मैं एक ग्लास के अंदर डाल दूंगा उससे भी तो हो जाएगा, किसी से भी हो जाएगा, एक बीकर के अंदर डाल दूंगा उससे भी हो जाएगा, लेकिन प्रिसाइज नहीं हो पाएगा। प्रिसाइज यानी कि एकदम सटीक, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही वॉल्यूम होनी चाहिए। तो मेजरिंग सिलेंडर से ये चीज हमारे पास बिल्कुल सही होती है। मेजरिंग सिलेंडर इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट और वेसल यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ठीक है भाई, और अपने पास एक और क्या आता है? बीकर आता है, बड़ा ही सस्ता सा ये अपने पास आता है और बड़ा ही सबको हर कोई जानता है। हर किसी ने अपने स्कूल के लैब्स के अंदर ये देख ही रखा होगा। इसको क्या बोलते हैं? मेजरिंग बीकर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी मेजर करने के यूज आता है, लेकिन ये मेजर करने के साथ साथ लिक्विड को स्टोर करने के यूज भी आता है कि रख के इसके अंदर रख दो। यहाँ पर भी अपने पास क्या होता है? यहाँ पर भी अपने पास वॉल्यूम्स के लगे हुए होते हैं। यहाँ पे मार्क्स 10, 100 ml, 80 ml, 60 ml, 40 ml, 20 ml, अलग अलग वॉल्यूम्स में ये भी हमारे पास पाया जाता है। जैसे 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 अगर मैं बात करूँ, ये अपने पास 100 ml में पाया जाता है, ये अपने पास 50 ml में पाया जाता है, ये हमारे पास 200 ml में पाया जाता है, ये हमारे पास 500 ml में पाया जाता है ना। अलग अलग वॉल्यूम्स में ये भी अपने पास पाया जाता है। ओके, इसके अलावा अपने पास एक और आती है इंस्ट्रूमेंट, यूरेका कैन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे? यूरेका कैन बोला जाता है। अब इसका क्या फायदा है? ये बाकियों से अलग कैसे है? यूरेका कैन में सिर्फ अपने पास फायदा एक ही है, ये अपने पास क्या होता है? बीकर जैसा। ये पूरा का पूरा क्या है? बीकर वाला ही पार्ट है। पूरा का पूरा अपने पास क्या है? बीकर ही है। बस इसके अंदर क्या होता है? ऊपर ना एक मार्किंग के बाद, मान लेते हैं 100 ml की मार्किंग के बाद एक क्या होता है? स्पाउट लगा होता है। स्पाउट सर वही जो मैं सेल्फी खींचते वक्त बनाती हूँ, वो बेटा पाउट होता है। स्पाउट की बात कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं स्पाउट की बात। ये अपने पास क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं स्पाउट। अब देख, जैसे ही मान लेते कि यहां पर अपने पास क्या है? 100 ml का मार्क आ चुका है, 100 ml तक पानी भर चुका है। अब अपने को लेकिन दिखा नहीं, हम अंधे हैं, हमारी थोड़ी आईसाइट वीक है, इतनी ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हम। पानी में हम भरते जा रहे हैं। तो जैसे ही 100 ml के ऊपर पानी जाएगा ना, वो यहां से स्पाउट से निकल करके बाहर चले जाएगा। ठीक है, अब ये अपने पास यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में। किसमें यूज होता है? वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वो क्या होता है? वो अगली स्लाइड में अपन अभी जानने वाले हैं। यूज्ड वाइडली फॉर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में कैसे होता है सर यूज? मान लेते हैं अपन ने फुल पानी भर दिया है, स्पाउट से पानी निकल भी नहीं रहा, फुल भरा हुआ है एकदम सटीक। ठीक है भाई, अब क्या हुआ? अपन को एक इर्रेगुलर सॉलिड की वॉल्यूम मेजर करनी है। इर्रेगुलर सॉलिड यानी कि हम उसकी वॉल्यूम वैसे नहीं मेजर कर सकते नॉर्मली। मान लेते कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप का अपने पास क्या है? स्टोन है, पत्थर है। तो हमने क्या किया? उस स्टोन को फुल एकदम फुल भरे हुए यूरेका कैन के अंदर डाल दिया। अब स्टोन अगर अंदर जाएगा तो पानी ऊपर आएगा ना,
सुनिए ना बचपन में वो कौवे की कहानी, कौवा पत्थर डालता है, कंकड़ डालता है और पानी ऊपर आता है ना, ऐसा होता है। तो अपन ने पत्थर डाला, अपन ने स्टोन डाला जिसकी अपने को वॉल्यूम मेजर करनी है, पानी ऊपर आया, लेकिन पानी इसमें यहां से ऊपर बाहर नहीं निकलेगा, उससे पहले यहां पर एक छेद है, ये स्पाउट, वो सारा का सारा पानी स्पाउट से होते हुए नीचे गिर जाएगा। अपन यहां पर नीचे एक और सिलेंडर रख देंगे, मेजरिंग सिलेंडर, उसमें सारा का सारा पानी गिर जाएगा। अब जितनी वॉल्यूम वो पानी यहां पर घेरेगा उतनी ही वॉल्यूम होगी अपने पास इस कैन की भी। मान लेते हैं इतना इसके अंदर यहां पर सारा का सारा पानी गिर गया। अब ये जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम V, यही वॉल्यूम हो जाएगी अपने पास इस इर्रेगुलर स्टोन की भी, इर्रेगुलर सॉलिड की भी। ठीक है, यही अपने पास क्या होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी होता है। आज आप वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। यूरेका कैन अपने पास सिर्फ इतनी सी कहानी थी। ठीक है भाई, डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर सॉलिड, रेगुलर सॉलिड्स में अगर मैं बात करूं तो रेगुलर सॉलिड्स में अपने पास भतेरे सॉलिड्स आ जाते हैं, थोड़े बहुत की डेंसिटी तुम जानते भी हो। अगर मैं बात करूं स्फीयर की, अगर मैं बात करूं किसकी, क्यूब की बात कर लेते हैं अपन, क्यूब हो गया और क्यूबॉइड हो जाता है अपने पास। क्यूबॉइड आ जाता है अपने पास, ये क्या है, ये अपने पास क्यूब, ये अपने पास आता है क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूबॉइड को अपन और क्या बोलते हैं, क्यों, कौन बता सकता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अच्छा, तुम्हें एक एक्स्ट्रा बात बताऊं नॉलेज के लिए तुम्हारी, ये जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये वाला जो मेजरिंग सिलेंडर होता है अपने पास, फार्मासिस्ट यूज करते हैं, पेट्रोल पंप पे तुमको देखने को मिल जाएगा। ये शेप को क्या बोल सकते हो तुम, कौन बताएगा इस शेप को क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम हमारे पास 2D शेप होती है, प्लेन शेप होती है, 3D शेप नहीं होती है, 3D वेसल है। ये क्या होगा अपने पास, इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। कि भाई मेरे पास एक कोन था, उस कोन का मैंने क्या किया, गला काट दिया, यहां से काट दिया, तो ये कैसा बच जाएगा, ये मेरे पास ऐसा बच जाएगा कोन। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। सर जी ये तो हमारे गांव के अंदर बाल्टी होती है ना कुएं वाली, वैसा लग रहा है। एग्जैक्टली वही है। तो उसकी शेप भी हमारे पास क्या होती है, ऐसी होती है। मेजरिंग सिलेंडर की भी ऐसी होती है। और इस शेप को नाम क्या देंगे, इस प्यार को हम नाम क्या देंगे, इसको अपन बोलते हैं फ्रस्टम, इसको बोला जाता है फ्रस्टम। ओके ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी, हम वापस आते हैं यहाँ पे। क्यूबॉइड के बाद अपने पास एक और इंपॉर्टेंट रहता है जो कि क्या होता है, सिलेंडर रहता है, सिलेंडर रहता है। ठीक है भाई, अब यहां पर अगर मैं बात करूं इनकी वॉल्यूम्स की, तो इनकी वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज तुमको पता होने चाहिए, लेकिन फॉर्मूलाज से पहले तुमको पता होने चाहिए डायमेंशंस क्या क्या है। स्फीयर के अपने पास सिर्फ एक ही डायमेंशन अपने को रिक्वायर्ड रहता है जो कि है उसका रेडियस। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, एक साइड को ए मान लेते हैं। क्यूबॉइड में अपने पास तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, ये अपन मान लेते हैं लेंथ है, ये अपन क्या मान लेते हैं इसकी ब्रेड्थ है, ये अपन मान लेते हैं इसकी हाइट है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर में दो डायमेंशन होते हैं, एक होता है उसका रेडियस, एक आ जाती है उसकी हाइट। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम्स की यहां पर बात कर लूं तो स्फीयर की वॉल्यूम हम सब जानते हैं क्या हो जाती है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाती है। ठीक है, क्यूब की अगर मैं बात करूं तो क्यूब की वॉल्यूम मेरे पास क्या होती है, ए क्यूब हो जाती है। ठीक है, इसकी जो साइड है उसका क्यूब कर देंगे, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम मेरे पास क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH। ठीक है, अगर सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर की मेरे पास वॉल्यूम क्या हो जाती है, पाई आर स्क्वायर इंटू में H, ये हो जाती है। ठीक है जी, ये अपने पास वॉल्यूम्स आ जाती है कुछ रेगुलर सॉलिड्स की। ये 4 ही क्यों लिखवाए हैं सर, इसके अलावा भी तो होते हैं। हाँ जी, फ्रस्टम भी होता है, कोन भी होता है, पिरामिड भी होता है, अपने पास बतेरी चीजें होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अपने पास वो लिखवाए जो तुम्हारे पेपर में आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगर डेंसिटी की बात करो इररेगुलर सॉलिड की, तो यहां पर अपने पास टॉपिक आता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है सर इसके अंदर, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, इतनी देर से जो आप इसके गुणगान किए जा रहे हो, ऐसा होता क्या है सर जी इसके अंदर है भाई। अपन क्या करेंगे, अपने पास है सर जी एक ऐसा स्टोन जिसकी हमको वॉल्यूम नहीं पता, और ये कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं है, ना ही ये स्फीयर है, ना ही ये क्यूब है, ना ही ये क्यूबॉइड है, ना ही ये सिलेंडर है। ऐसी कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं है कि इसका डायमेंशन अपन स्केल से मेजर कर लें और फिर उसकी वॉल्यूम निकाल लें, हम ये भी नहीं कर सकते। ये ऊबड़ खाबड़ सा टेढ़ा मेढ़ा सा स्टोन है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा स्टोन है। यह तुम होते हो ना कि भाई हम तो उस लड़की के प्यार में पागल हैं, वो हमारे ऊपर पत्थर भी फेंक के मारे हम उसको संभाल के रखेंगे, ये वैसा ही एक पत्थर है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा पत्थर है, उसने तो तेरे को ऊपर गुस्से में मारा था लेकिन तूने संभाल के रख लिया, है याद आ रही है ना भाई। तो वो है, तो वैसे ही अपने पास एक स्टोन है। अब स्टोन की अपन भाई डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी अपने को वॉल्यूम अगर फाइंड करने को आया तो क्या कहेंगे, हाथ उठा लेंगे क्या, नहीं सर हमसे नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक अपन वेसल के अंदर
कुछ ना कुछ लिक्विड भर लेंगे, कोई सा भी लिक्विड तू मान ले, कोई सा भी मान ले, लेकिन अपन अपनी ईज के लिए वाटर लेते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए वाटर ले लेते हैं, क्योंकि वाटर अपने पास एबंडेंट है, ज्यादा भी है और आसानी से मेजर भी कर लेता है, तो वाटर अपन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वाटर अपन ने फिल कर लिया एक बीकर के अंदर, एक एम्प्टी बीकर के अंदर अपन ने वाटर ले लिया कुछ वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये चीज अपन यहां पर लिखते हैं। फिल एन एम्प्टी बीकर, चलो ऐसे पूरा पूरा नहीं लिख रहे, अपन शॉर्ट में लिखते हैं इसको। ठीक है, एम्प्टी बीकर में अपने पास क्या है, वाटर की वॉल्यूम क्या है, ओनली वाटर वॉल्यूम, ओनली वाटर, वाटर H2O होता है, पता है ना सबको, वो ओनली वाटर वॉल्यूम अपने पास क्या हो गई, V1 हो गई, मान लेते हैं। ये वॉल्यूम मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कितनी आई है, ये वॉल्यूम आई है मेरे पास V1, जो कि यहां पर तो देख 10 दिखाई रहा है कि 10 ml है, लेकिन अपन मान लेते हैं इतनी है। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसके अंदर एक कंकड़ डाल दिया, जो पत्थर है उसको डाल दिया, तेरी क्रश ने तेरे को दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसकी वॉल्यूम यहां तक पहुंच गई, मान लेते हैं V2 तक। कितनी पहुंच गई, V2 तक पहुंच गई। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वाटर प्लस इररेगुलर सॉलिड, दोनों है, अब दोनों को मिला करके जो अपने पास वॉल्यूम आ रही है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, या फिर अपन बोले बीकर के अंदर, वो कितनी आ रही है, अब आ रही है V2। ठीक है, तो मेरे को अगर फाइंड करनी है बाबू अब वॉल्यूम सिर्फ इररेगुलर सॉलिड की, तो वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर सॉलिड मेरे पास क्या हो जाएगी, सिंपल सा मामला है, सिंपल सा मामला है, जो पहले मेरे पास बाद में जो वॉल्यूम आई उसके अंदर वॉल्यूम किस किस की है, पानी की तो है ही है, साथ साथ स्टोन की भी है। शुरू में क्या थी, सिर्फ पानी की थी, तो पानी की उसमें से माइनस कर लेंगे, दूसरी जो आई उसमें से पहली वाली माइनस कर लेंगे, सिर्फ स्टोन की आ जाएगी। सो V2 में से V1 माइनस कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, वॉल्यूम आएगी स्टोन की, इररेगुलर सॉलिड की, क्या आ जाएगी, V2 माइनस V1। इतना सा बात है। ये अपने पास जो मेथड होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई साहब, ये अपने पास वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड की डेंसिटी अपन किस तरीके से मेजर करेंगे, सिंपल सी बात है, अपने पास सबसे पहले खाली बीकर जो होगा, एम्प्टी बीकर, उसका क्या करेंगे, मास फाइंड कर लेंगे। क्या हो गया इसका मास, मान लेते हैं m1 है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने इस बीकर को भर दिया, किससे, लिक्विड से, कोई सा भी लिक्विड है, अपने को नहीं पता, अपने को बस उस लिक्विड की क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, फिर से उसको वेइंग मशीन के ऊपर रखा और इसका मास फिर से फाइंड कर लिया। अब क्या हो गया इसका मास, अब इसका मास m2 आ गया, लेकिन इसके अंदर सिर्फ लिक्विड का मास नहीं है, इसके अंदर अपने पास बीकर का भी मास है और अपने पास लिक्विड का भी मास है। तो यहां पर अपने पास क्या है, एम्प्टी बीकर है, लेकिन यहां पर ये जो मास है अपने पास, ये किस किस चीज का मास है, यह है एम्प्टी बीकर का मास प्लस लिक्विड का मास, एम्प्टी बीकर प्लस लिक्विड का मास। ठीक है भाई, तो मेरे पास सिर्फ लिक्विड का अगर मेरे को मास फाइंड करना है, सिर्फ लिक्विड का, ओनली लिक्विड मास, ओनली लिक्विड का अगर मेरे को मास फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल जो अपने पास मास है जिसके अंदर एम्प्टी बीकर का और लिक्विड का दोनों का मास है, उसमें से एम्प्टी बीकर का जो m1 मास है उसको माइनस कर दूंगा, तो m2 में से m1 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट मास जो आएगा m2 माइनस m1, ये आ जाएगा। ये किसका है, लिक्विड का मास है। लिक्विड की अगर वॉल्यूम मेरे को फाइंड करनी हो तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है, टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लेना। ठीक है, यहां तक मेरे पास इसके अंदर क्या है भाई, लिक्विड भर दिया मैंने, पूरा का पूरा यहां तक मैंने इसके अंदर क्या किया है, लिक्विड भर दिया, और इसकी वॉल्यूम मेरे पास मान लेते हैं यहां पर आ रही है V। ठीक है, मैंने ये चीज नोट कर ली, ये क्या है, V मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है ये। ठीक है, अब फाइनल स्टेप अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनली अपन बोलेंगे जो डेंसिटी आएगी मेरे पास इस लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, मास कितना है, m2 माइनस m1 है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, m2 माइनस m1 है लिक्विड का मास, अपॉन में वॉल्यूम कितनी है, v है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगी डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी इस प्रकार से मेजर करी जाएगी। बूझे भाई साहब, समझ गए भाई साहब, आओ आगे बढ़ते हैं। क्रेजी बातचीत, अब यहां पर बढ़िया बातचीत अपने पास क्या है कि गैसेस के अंदर, लिक्विड्स के अंदर और सॉलिड्स के अंदर अपने पास अलग अलग टाइप की डेंसिटीज होती है, एक एक करके पढ़ते हैं पॉइंट्स को। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द डेंसिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स
लिक्विड्स एंड गैसेस डिक्रीजेस ऑन हीटिंग बिकॉज दे एक्सपैंड। जैसे जैसे अपने पास टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हम मैटर चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैटर में हमने क्या पढ़ा है कि अपने पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साथ में पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में फिर भी लूजली पैक्ड होते हैं, और हवाओं में, गैसेस में तो एकदम लूजली पैक्ड होते हैं भाई, आजाद एकदम, है ना भाई। अब जैसे ही मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी, हीट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? तो भगदड़ मच जाएगी, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में क्या कहेंगे वो? भागो, भागने लगेंगे इधर उधर भाई, है ना भाई। तो बीच में क्या होगा? स्पेसेस बढ़ जाएंगे। तो जो घनत्व था उनका, साथ में घने होकर के एकदम भाई चिपक चिपक के बैठे थे, चिपक चिपक के, वो घनत्व उनका कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ा, डेंसिटी कम हो गई, ये चीज है। लेकिन पानी थोड़ा सा क्या करता है? पानी कहता है भैया मैं तो हूं वीआईपी, अगर मैं ना मिलूं तुमको तो तुम क्या हो जाओगे? खल्लास, खत्म हो जाओगे, मर जाओगे। तो मैं तो भाई मेरे को तो चाहिए वीआईपी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो पानी क्या कहता है? मैं थोड़ी सी एक्सेप्शन शो करूंगा यहाँ पे। क्यों करूंगा? कि यहां पर वो कहता है कि भाई मेरे को तुम अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे और उसके बाद भी अगर हीट करोगे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर तक, तो यहां पर वो एक्सेप्शन शो करता है। जब अपन उसको यहां से यहां तक करते हैं 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होती है उसकी डेंसिटी? उसकी डेंसिटी इंक्रीज करती है। जबकि अपन टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी तो डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहां पर इंक्रीज करती है। और उसके आगे जब करते हैं तब वो कहता है ठीक है भाई अब मैं अपनी औकात में आ गया, अब मैं अपनी डेंसिटी डिक्रीज ही करूंगा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, ठीक है। अब अपन आगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब इसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज ही होगी। तो यहां तक 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ? उसकी भाई डेंसिटी बड़ी 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 बड़ी। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसकी डेंसिटी घटी 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 घटी, ठीक है। तो अपन यहां पर बोल सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस ये एक ऐसा टेम्परेचर है जब वाटर H2O हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर वाटर की हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यही चीज यहां पर लिखी है, क्योंकि बाकी के जो सॉलिड लिक्विड गैसेस होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है भाई। यही चीज यहां पर लिखी है। आगे बढ़ते हैं। पीस ऑफ आयरन इज कट इनटू 4 इक्वल पीसेस। एक पीस है मेरे पास आयरन का, उसको मैंने 4 टुकड़ों में काट दिया, इक्वल 4 टुकड़ों में मैंने काट दिया। द डेंसिटी ऑफ ईच स्मॉलर पीस विल बी। हर स्मॉलर पीस की मेरे पास डेंसिटी क्या होगी? पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ एक लाइन अगर याद होगी जो तुम्हारे देवू भैया ने तुमको बताई है, द डेंसिटी इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। तुम कोई सी भी उसकी मास घटा दो, जितना भी मास बढ़ाना है बढ़ा दो, वॉल्यूम जितनी घटानी है घटा दो, वॉल्यूम जितनी बढ़ानी है बढ़ा दो, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। यहां पर एक क्या था? आयरन का, लोहे की बड़ी सिल्ली थी, लोहे का बड़ा पीस था। अब हमने उसको क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। तो भी है क्या? वो है तो लोहा ही। मास उसका भले कम हो गया हो, वॉल्यूम उसकी भले कम हो गई हो, लेकिन डेंसिटी उसकी क्या होगी? सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। क्योंकि मास से, क्योंकि अपने पास सब्सटेंस अभी भी सेम ही है, सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है अपन ने उसको काट दिया वो लोहे से कॉटन बन गया, ऐसा नहीं हुआ है भाई, है ना। तो डेंसिटी उसकी सेम रहेगी, सेम एज द ओरिजिनल डेंसिटी। स्टिल अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है, मैं तेरे को मैथमेटिकली भी ये प्रूव करके दिखा सकता हूं। मैंने इसको इक्वल पीसेस में काट दिया। ये पूरे का मेरे पास मास मान लेते हैं m था, वॉल्यूम मान लेते हैं v थी। यहां पर क्या हो गया? मास इसका m/4 हो गया, 4 टुकड़ों में काट दिया ना, m/4 v/4। हर किसी का यही हो गया, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, ठीक है। तो एक छोटे पीस की अगर मैं बात करूं, एक छोटे पीस की अगर मैं बात कर लूं, इस एक छोटे पीस की, यहां पर डेंसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी? m/4 आ जाएगी मास, v/4 आ जाएगी वॉल्यूम, 4 से 4 कट गया, m/v आ गया, जो कि मेरे पास क्या थी? बड़े पीस की डेंसिटी थी। तो डेंसिटी अभी भी सेम ही है, डेंसिटी रिमेन सेम एज द ओरिजिनल डेंसिटी, ठीक है भाई। ये कुछ होमवर्क तुम्हारे, ये कुछ तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस है, बहुत आसान है लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, ट्राई जरूर करना। अब अगर मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी अपने पास अलग अलग सब्सटेंसेस की फाइंड करी जा सकती है। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करी जा सकती है? वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में फाइंड करी जा सकती है, ठीक है। जैसे मैं मान लूं मेरी डेंसिटी कितनी है, तो मेरी डेंसिटी अगर मैं अपना मास फाइंड करूं, वॉल्यूम फाइंड करूं, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करूंगा? मैं डिनोमिनेटर में लगा दूंगा वाटर की डेंसिटी। क्या लगा दूंगा? वाटर की डेंसिटी। क्योंकि मैं हमेशा वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ही किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को जब मैं फाइंड करूंगा, तब मैं उसको कहूंगा हाँ भाई साहब ये उस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी है, बाबू मोशाय, ठीक है भाई। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ अ वाटर, अपॉन में वाटर की डेंसिटी। ये बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको बताता हूं कि अपने पास जो सब्सटेंस की डेंसिटी होगी
वो अगर केजी पर मीटर क्यूब में, तो वाटर की भी तुमको केजी पर मीटर क्यूब में ही लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि ऊपर सब्सटेंस की अपने पास जो डेंसिटी है वो केजी पर मीटर क्यूब में है और नीचे वाटर की तुमने कहा, वाटर कह रहा है नहीं भैया हम तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहेंगे, हम तो वीआईपी है। नहीं भाई, सेम यूनिट रखना है। ऊपर अगर केजी पर मीटर क्यूब है तो नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब ही अपन लगाएंगे। ठीक है, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब ही लगाएंगे ताकि ये दोनों के दोनों साथ में कट जाएं। ठीक है भाई, अगर ऊपर मेरे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो नीचे भी हम क्या करेंगे, नीचे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही लगाएंगे। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं रिलेटिव डेंसिटी का मेरे को यूनिट बता दो, यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा यहाँ पे? ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में भैया हमारे पास है डेंसिटी का यूनिट केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में केजी पर मीटर क्यूब। अब अगर ऊपर केजी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले रहा है तो नीचे भी तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेगा। बताया ना अभी तेरे को, ये गलती मत करियो पेपर में बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऊपर में हमारे पास क्या है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब है भैया, नीचे भी केजी पर सेंटीमीटर क्यूब है भैया, दोनों कट गए, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा। अच्छा अगर मैं मान लू ऊपर मेरे पास क्या है, केजी पर मीटर क्यूब है भैया, नीचे क्या है, केजी पर मीटर क्यूब है भैया, दोनों साथ में क्या हुआ, कट गए। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लो या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लो, कोई सा भी ले लो, कट जाएंगे। केजी पर मीटर क्यूब लो, केजी पर मीटर क्यूब लो, कोई सा भी लो, कट जाएंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो भी यूनिट होगा कट जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी के केस में तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस। इसके पास यूनिट ही नहीं है। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहे ना जब अपना। इसका बेचारे के पास यूनिट ही नहीं है भाई, देखो कितना तन्हा है ये तो। और तू रोता रहता है कि तेरे पास क्रश नहीं है, तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। ठीक है, यहां पर अब क्या करेंगे, अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं अपने पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मारा जाएगा। ठीक है भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है अपने पास। हम जैसा कि जानते हैं सॉलिड के अंदर बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं अपने पास मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा घनत्व होता है, जगह ही नहीं है, चिपक चिपक के बैठे हैं, बहुत ज्यादा घने हैं, तो क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी हमारे पास सॉलिड्स में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, हाईएस्ट डेंसिटी होगी। लिक्विड्स की बात करो, लिक्विड में कंपैरेटिवली लूजली पैक्ड होते हैं तो सॉलिड से कम होगी। गैसेस में तो सिमरन है, सिमरन है मतलब जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी बेटा, आजाद है तू, तो सिमरन आजाद है। उसी तरीके से गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे क्या है, आजाद है, तो लोएस्ट होगी डेंसिटी, चिपक चिपक के बैठे ही नहीं है, घनत्व तो है ही नहीं, है ना भाई, तो क्या होगा, डेंसिटी बहुत कम होगी। तो अपने पास जो पैटर्न बनेगा डेंसिटी इन 3 states of matter, तो उसका पैटर्न अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगी सॉलिड में, फिर आ जाएगी अपने पास लिक्विड्स में, फिर आ जाएगी अपने पास गैसेस में। ठीक है बेटे, इतनी आ जाएगी अपने पास। इस तरीके से अपने पास जो भी डेंसिटी है वो इस तरीके से बढ़ेंगी। ठीक है, डेंसिटी इस तरीके से इस जगह से बढ़ेगी, गैसेस में सबसे कम, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा। लेकिन 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 पानी यहां पर भी अपनी औकात दिखा देगा। पानी कहेगा भैया मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं हूं भैया वीआईपी, मैं हूं भैया वीआईपी। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी एक्सेप्शन शो करूंगा। अब पानी के केस में हमारे पास क्या होता है, जो अपने पास आइस होती है, क्या होती है, आइस होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड की बकायदा सबसे ज्यादा होनी चाहिए डेंसिटी, लेकिन आइस की जो डेंसिटी होती है वो अपने पास पानी की डेंसिटी से क्या होती है, लिक्विड की डेंसिटी से, वाटर जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी से कम होती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। ठीक है, जो आइस की डेंसिटी होती है वो होती है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो वाटर होता है, जो लिक्विड स्टेट होता है, उसकी क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और स्टीम की क्या होती है, स्टीम की तो बहुत कम होती है, गैस की तो सबसे कम ही होगी, गैस एक्सेप्शन नहीं शो करेगी, बस सॉलिड और लिक्विड के अंदर होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर वाटर, वाटर के लिए ट्रेंड थोड़ा अलग हो जाता है, फॉर H2O, H2O के अंदर अपने पास क्या होता है, जो वो अपने पास लिक्विड स्टेट है, लिक्विड जो कि क्या है अपने पास वाटर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है किससे, सॉलिड से, जो कि अपने पास क्या है, आइस है, और सबसे कम किसकी है फिर, वेपर की है, वाटर वेपर की। ठीक है, जो कि क्या है मेरे पास, गैस है। ठीक है भाई, ये चीज मेरे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास H2O की एक्सेप्शन, डेंसिटी का ट्रेंड।
ठीक है, इसी वजह से मैंने तुमको याद हो पहली स्लाइड के अंदर वो बताया था टाइटैनिक वाला जो आइसबर्ग होता है अपने पास, वो आइसबर्ग क्या है, आइस का बना है, सॉलिड का बना है। तो सॉलिड की डेंसिटी क्योंकि कम होती है वाटर से, इसीलिए सॉलिड क्या है, ऊपर ऊपर तैरता है। ठीक है भाई, ये होती है अपने पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की वैल्यू लिखी हुई है अपने पास, तो उसके अंदर तुमको पता होना चाहिए। वाटर की क्या होती है, वाटर की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है, 1 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी होती है। केजी में बात करूं तो 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर यहाँ पर यही लिखा है अपने पास, वाटर की क्या होती है, 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 हो जाती है। ठीक है भाई, बाकी इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए मैं बता देता हूँ। एल्कोहल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मरकरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर अपने पास आइस की इंपॉर्टेंट है, बस आइस की इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो इन पर ही बनेगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड इज फाउंड बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अ रेगुलर सॉलिड हैज अ लेंथ ऑफ दिस, लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, क्या हो गया ये, क्यूबॉइड हो गया। इट्स मास इज दिस मच, मास दे रखा है, वॉल्यूम तुम्हें फाइंड करनी है, मास तुम्हें दे रखा है, डेंसिटी तुम्हें फाइंड करनी है, आराम से हो जाएगा। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है जी, ओके। एन इरेगुलर सॉलिड इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का इजी क्वेश्चन, इजी पीजी होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है जी। अब फ्लोटिंग और सिंकिंग का अगर मैं तुमको फंडा बताऊं, फ्लोटिंग मतलब तैरना, सिंकिंग मतलब डूबना। फ्लोट कौन सा सब्सटेंस करेगा, ये सब्सटेंस यहां पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। यहां पर ये जो अपन ने लोहे की कील है उसको जो डाल रखा है यहां पर, वो अपने पास क्या कर रही है, सिंक हो रखी है, यानी कि डूब रखी है, डूबी हुई है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जो सब्सटेंस फ्लोट कर रहा है, ठीक है, द सब्सटेंस विल फ्लोट, द सब्सटेंस विल फ्लोट इफ, कब फ्लोट करेगा वो, इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जब जिस लिक्विड के अंदर हमने उस सब्सटेंस को डाला है उससे अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन कब वो सिंक करेगा, कब वो डूब जाएगा, द सब्सटेंस विल सिंक if its density is greater than the density of liquid। जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तब वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, और यही अपने पास क्या है, दो एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैं एक लोहे की गेंद ले लूं, आयरन बॉल ले लूं, ठीक है, जिसकी डेंसिटी मेरे पास बहुत ज्यादा होती है, 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, पानी के अंदर डूब जाएगी, क्योंकि उसके पास, और उसके पास क्या है, पानी से ज्यादा डेंसिटी है, पानी से ज्यादा डेंसिटी है, इसलिए वो पानी के अंदर डूब जाएगी। ठीक है, द सेम आयरन बॉल विल फ्लोट इन मरकरी, और मरकरी के अंदर वो क्या करेगी, तैरेगी। क्यों तैरेगी, क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो उससे ज्यादा होती है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, सेम एक और एग्जांपल यहां पर लिखा है, अपने नोट्स के अंदर लिखने के लिए तुम यहां पर इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात करी गई है। एक ऑब्जेक्ट को जब भी अपन पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर डालते हैं, वो दो फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे होते हैं, दो फोर्सेस लग रहे होते हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं, मान लेते हैं अपन ने एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर अपन ने कोई सा भी लिक्विड ले लिया, लेट्स अज्यूम पानी ले लिया। ठीक है, उसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया है, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, कौन कौन से सर, एक तो बेटा नीचे लग रहा होगा जो कि हमेशा ही लगता है, चाहे तू पानी में डाल चाहे ना डाल, अभी तू पानी के अंदर नहीं है, तो हवा के अंदर खड़ा है, मतलब मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं, तब भी वो फोर्स लगी रहा है। वो फोर्स कौन सा है, वेट है, वेट ऑफ द बॉडी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, वेट। ठीक है, और क्योंकि अब ये पानी में है तो पानी इसके ऊपर क्या करेगा, पानी कहेगा अच्छा मेरी प्रॉपर्टी के अंदर घुसेगा, मेरी परमिशन के बिना, चल वापस ऊपर जा, चल वापस ऊपर जा, वापस ऊपर जा। तो पानी इसको ऊपर की डायरेक्शन में भी एक फोर्स देगा, कौन सा फोर्स, ऊपर की डायरेक्शन में भी एक फोर्स देगा, ये फोर्स एफ बी। ये कौन सा फोर्स है भाई, ये कौन सा फोर्स है, इसको अपन बोलते हैं बायंट फोर्स। बायंट फोर्स, बायंट फोर्स मेरे पास क्या होता है, बायंट फोर्स क्या होता है, बायंट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि वाटर या लिक्विड एक्सर्ट करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए, वर्टिकली अपवर्ड्स ये फोर्स लगता है।
ठीक है, कब लगता है ये फोर्स लगता है अपने पास Fb जो होता है एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। और जो अपने पास ये वाला फोर्स है वेट जो कि है नीचे लगता है वो हमेशा, ठीक है, W हमेशा कहां लगता है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये जो W होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि वो ऑब्जेक्ट नीचे डूब जाए। इट इज रिस्पॉन्सिबल सो दैट जो ऑब्जेक्ट सिंक्स, ठीक है, जो बॉडी है वो सिंक कर जाए। लेकिन अपने पास जो Fb होता है, फेसबुक नहीं बेटा, बायएंट फोर्स, फेसबुक, ठीक है। तो अपने पास जो Fb होता है बायएंट फोर्स, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए कि ऑब्जेक्ट ऊपर तैरे, फ्लोट करे, है ना भाई, ताकि ये ऊपर फ्लोट करे, ठीक है। ये द बायएंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट, दिस फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू मूव बॉडी अप। ये बॉडी को ऊपर ले जाने की टेंडेंसी रखता है, और इसको और क्या बोला जाता है, ऊपर ले जाने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि अप थ्रस्ट। ये ऊपर फोर्स लगाता है तो इसको क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट बोलते हैं। अप थ्रस्ट भी बोला जा सकता है, इसका दूसरा नाम है पर्यायवाची, सिनोनिम है, ठीक है भाई। अब एक बात बहुत मजे की है, जो बायएंट फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। बायएंट फोर्स किस चीज के इक्वल होता है, ये जो बायएंट फोर्स है ये हमारे पास जितना पार्ट, इस ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट अंदर डूबा हुआ है, जितना पार्ट अंदर डूबा हुआ है, उतने पार्ट ने उतने जितना पानी डिस्प्लेस कर दिया ना, मतलब अगर मैं अपना आधा हाथ पानी के अंदर डाल दूं तो पानी ऊपर आएगा, है ना। तो जितना पानी ऊपर आया, जितना पानी ऊपर आया, उस पानी का जितना वेट होगा, उस पानी का जितना वेट होगा, वो वेट मेरे पास बायएंट फोर्स के इक्वल होगा, या फिर बायएंट फोर्स उसके इक्वल होगा, वाइस वर्सा, इक्वालिटी तो हो ही जाती है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो अपने पास मास है, ये जो अपने पास पार्ट है इस बॉडी का, ठीक है, द लिक्विड, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं द वेट ऑफ द लिक्विड, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द बायएंट फोर्स। वो क्या होगा अपने पास, बायएंट फोर्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बाबू, वो अपने पास बायएंट फोर्स के इक्वल आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब इसके अंदर अपने पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में 3 केसेस आते हैं। एक तो अपने पास ये होता है जब अपने पास W जो है, W, धमाल मूवी देखी किसी ने, W का है W, तो W अपने पास ज्यादा होता है जब बायएंट फोर्स से, यानी कि W जो कि नीचे लग रहा है वो ज्यादा है, नीचे डुबाने के जो जिम्मेदार है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा है तो क्या कहेगा, FB तेरी मेरे आगे कोई औकात नहीं है, ऊपर क्या लेके जाएगा, मैं तो नीचे लेके जाऊंगा, तो इसलिए नीचे लेके जाएगा। और इस केस में अपने पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, ठीक है भाई। एक और केस अपने पास क्या आता है, जब अपने पास W जो है वो क्या है, इक्वल आ रहा है अपने पास FB के, बायएंट फोर्स के इक्वल आ रहा है, तो अपने पास क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो जस्ट फ्लोट करेगा बिलो द सरफेस, जस्ट बिलो द सरफेस फ्लोट करेगा। तो यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स जस्ट बिलो द सरफेस। सरफेस किस चीज का सरफेस, किस चीज का सरफेस, सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इसीलिए अपने एग्जाम में ना पूरी की पूरी भाषा को इतना एक्सप्लेन करके लिख देना कि तुम्हारी टीचर को मौका ही ना मिले कि भाई वो तुम्हारे मार्क्स काट पाए, ठीक है। तो लिक्विड के सरफेस के जस्ट बिलो फ्लोट करेगा, ठीक है। अब क्या है, अगर W जो वेट है अपने पास वो कम है किससे, बायएंट फोर्स से, तो मेरे पास W क्या है, कम है बायएंट फोर्स से। अब बायएंट फोर्स किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए। अब ऐसा नहीं कर सकता ना बिल्कुल ही ऊपर ले जाए, है ना, तो यहां पर बॉडी क्या करेगी, पार्शियली फ्लोट करेगी, क्योंकि थोड़ी सी तो वो अंदर रहेगी ही रहेगी पानी के, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, द बॉडी विल पार्शियली फ्लोट, अपन ऐसा बोल सकते हैं, द बॉडी विल पार्शियली फ्लोट भी बोल सकते हैं, पार्शियली सिंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि आधी ऊपर है आधी नीचे ना, तो ऐसा बोल सकते हैं, पार्शियली फ्लोट और पार्शियली सिंक, ठीक है जी। ये अपने पास बात हो जाती है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, जो वेट होता है फ्लोटिंग बॉडी का, वेटिंग बॉडी का जो वो फ्लोटिंग बॉडी का जो वेट है अपने पास W, ठीक है, वो क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट इमर्स्ड पार्ट, दैट इज बायएंट फोर्स। जितना पार्ट उसका अंदर इमर्स है, जो चीज मैंने तुमको अभी पीछे लिखवाई थी, रेड पार्ट से मैंने कलर किया था उस पार्ट को, है ना, तो रेड कलर से, तो अपने पास उस इमर्स्ड पार्ट का, उस डूबे हुए पार्ट का जितना वेट होगा वो अपने पास बायएंट फोर्स के इक्वल होगा, और वो चीज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, बॉडी के कंप्लीट वेट के इक्वल आ जाएगी। किस केस में, फ्लोटेशन के केस में, ठीक है भाई, ये चीज आ जाएगी।
वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी के केस में। अब कुछ एप्लीकेशन है अपने पास फ्लोटिंग की। शिप अपने पास फ्लोट क्यों कर जाती है जबकि लोहे की बनी होती है और इतनी बड़ी होती है? क्यों कर जाती है? डेंसिटी मेरे पास क्या है? डेंसिटी होती है मेरे पास मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो उसका ज्यादा है, ठीक है। बेसिकली क्या किया, वॉल्यूम अपन ने उसकी ज्यादा कर रखी है, वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन शिप का जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है? खोखला होता है, खाली होता है। तो वॉल्यूम तो उसकी बड़ी हुई है, अभी भी वॉल्यूम तो बना लिया है, ऑक्यूपाई उसने तो सारा स्पेस कर लिया है, लेकिन अंदर से खोखला है, यानी कि मास अपन ने कम कर दिया है। तो अपन ने क्या किया, मास कम कर दिया, वॉल्यूम अपन ने बढ़ा दिया, तो डेंसिटी ओवरऑल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए डेंसिटी उसकी कम हो जाती है पानी से आयरन के होने के बावजूद भी, इसीलिए वो पानी के ऊपर 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 तैरती है। तो क्या होता है, द हॉलो स्पेस लोअर इट्स एवरेज डेंसिटी मेकिंग इट लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है मेन रीजन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अपन कैसे स्विम कर जाते हैं, ठीक है, तो इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर। सी वाटर के अंदर भाई स्विम करना आसान होता है रिवर वाटर के मुकाबले, क्योंकि सी वाटर के अंदर क्या होते हैं? डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, और सॉल्ट क्या करता है? डेंसिटी को कम कर देता है एक सब्सटेंस, एक वाटर की, ठीक है भाई, वाटर की डेंसिटी को कम कर देता है। सी वाटर कंटेन्स डिसॉल्व सॉल्ट्स मेकिंग इट डेंसर। उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम नहीं, सॉरी, ज्यादा कर देता है, डेंसिटी ज्यादा कर देता है, इसलिए अपन आराम से तैर लेते हैं ऊपर 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 ऊपर, क्योंकि डेंसिटी नीचे वाली चीज की ज्यादा है, हम अंदर जा नहीं सकते, हम ऊपर 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 तैरते रहते हैं, ठीक है भाई। डेंसर वाटर प्रोवाइड्स ग्रेटर बायंट फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अपने पास डेंस ज्यादा है पानी, वो ज्यादा बायंट फोर्स ऊपर लगाएगा, ठीक है जी। फ्लोटेशन ऑफ आइस ऑन वाटर। आइस क्यों फ्लोट करती है हमें बात जानते हैं। आइस की जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए आइस फ्लोट करती है। सबमरीन क्यों फ्लोट करती है भाई? सबमरीन का जब मन करे वो फ्लोट करती है, ऊपर चली जाती है, जब मन करता है नीचे चली जाती है। ये क्या तरीका है भाई? अब सबमरीन के अंदर क्या होते हैं? टैंक्स होते हैं। सबमरीन के अंदर होते हैं टैंक्स। ये यहां पर सबमरीन के अंदर क्या है अपने पास? टैंक्स बने हुए। ये नीचे क्या है? टैंक है। अब सबमरीन को जब जाना है नीचे तो वो क्या करेगा? पानी को अपने टैंक के अंदर भर लेगा। टैंक को अंदर भर लिया, भारी हो गया, मास ज्यादा हो गया, मास ज्यादा हो गया, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वो अंदर डूब जाएगी, ठीक है। जैसे ऊपर आना है, टैंक टंकियों को खोल देगा, सारा का सारी पानी उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, पानी सारा का सारा बाहर निकल गया। अब क्या हो जाएगा? हल्की हो गई, मास कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई, पानी से ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ये फंडा होता है जिसकी वजह से अपने पास डेंसिटी फ्लोट करती है। वाटर टैंक जब फिल्ड होते हैं डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, सबमरीन डूब जाती है। वाटर टैंक जब खाली होते हैं डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, सबमरीन ऊपर आ जाती है। सिंपल सा फंडा है, ओके। उसके बाद आइसबर्ग की अगर मैं बात करूं, आइसबर्ग का भी मैं तुमको प्रॉपर्ली बता चुका हूं। आइस की क्योंकि डेंसिटी अपने पास क्या होती है? कम होती है पानी से, इसीलिए आइसबर्ग फ्लोट करता है। लेकिन आइसबर्ग का ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट होता है, 9th मतलब कह सकते हैं कि 9/10 पार्ट जो होता है, 9/10 पार्ट जो होता है वो अपने पास पानी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। ये होता है मोस्ट ऑफ द आइसबर्ग रिमेन्स हिडन अंडर वाटर। इसकी वजह से क्या होता है? डेंजरस होते हैं शिप्स के लिए। टाइटैनिक के लिए भी इसीलिए डेंजरस थे। टाइटैनिक को लगा कि भाई ये तो छोटी सी बर्फ है, इसको तो हम कुचल के निकल जाएंगे आगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अंदर से वो बहुत बड़ा था, पूरी की पूरी शिप तोड़ दी, ये हो गया था, ठीक है भाई। उसके बाद अगर वेल्स की बात करूं, वेल्स क्या करती हैं? अब ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। वेल्स के केस में क्या होता है? वेल्स राइज टू द सरफेस टू ब्रीथ। ये बात तो हमको पता है कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो ऊपर आती है सरफेस पे ब्रीथ करने के लिए। अब वो क्या करती हैं? वो अपने लंग्स को भर लेती हैं, किससे? हवा से। ऊपर आती है, अपने लंग्स को हवा से भर लेती है और इसलिए थोड़ी देर ऊपर तैरती है। क्या हो गया? हवा से भर लिए, लंग्स बहुत बड़े हैं, पूरा का पूरा हवा से भर लिया। हवा की डेंसिटी तो ऑब्वियसली पानी की डेंसिटी से कम ही है, इसलिए हवा ऊपर है, पानी नीचे, नहीं तो पानी उड़ रहा होता ऊपर, है ना, ऐसा होता, ठीक है। तो अपने पास क्या है? हवा की डेंसिटी कम है, उन्होंने हवा को भर लिया लंग्स में पूरा का पूरा, तो उनकी डेंसिटी कम हो गई पानी से, तो वो ऊपर आराम से तैर रही है, तैर रही है, तैर रही है, तैर रही है, तैर रही है। जब उनको अंदर जाना है वो एक्सहेल कर लेंगी, सारा का सारा लंग्स से हवा उन्होंने बाहर निकाल दी, अब वो वापस पानी के अंदर डूब गई, ठीक है भाई। ये हो जाता है। बलून्स हमारे पास क्या करते हैं? बलून्स फिल्ड विद हीलियम। जो तुमने देखा होगा बलून्स जो उड़ रहे होते हैं, हार्ट वाले, अलग अलग कार्टून वाले बलून जो होते हैं, हवा में क्यों उड़ रहे होते हैं? क्योंकि उसके अंदर हीलियम गैस होती है। अब जो हीलियम की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ हीलियम, वो क्या होती है? लेस होती है डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर से। तो इसीलिए हीलियम क्या होती है? नॉर्मल एयर के ऊपर रहना पसंद करती है, इसीलिए वो अपने पास जो बलून होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर ऊपर ही उड़ते रहे, ठीक है। ये चीज होती है अपने पास। द अपवर्ड बायंट फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द बलून्स वेट। जो बलून का वेट है उसके ऊपर एयर जो बायंट फोर्स लगाती है वो ज्यादा होता है, इसीलिए बलून जो हीलियम का होता है वो ऊपर जाना चाहता है। यहां पर अपना चैप्टर समाप्त होता है। थोड़े से क्वेश्चन लगा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। फ्लोटेशन और सिंकिंग कौन डिसाइड करता है? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी शेप फ्लोट कर सकती है, कोई भी सिंक कर सकती है। कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, कम है या ज्यादा है पानी की डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से। दिस विल डिपेंड कि भाई क्या कि वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। विच फोर्स हेल्प्स ऑब्जेक्ट्स
फ्लोट इन अ लिक्विड। ऑब्जेक्ट्स को फ्लोट कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? बायएंट फोर्स। सिंक कराने के लिए वेट होता है, फ्लोट कराने के लिए बायएंट फोर्स होता है, तो कौन सा होगा? बायएंट फोर्स, ऑप्शन डी। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये मैं ऑलरेडी तुमको क्लास में एग्जांपल बता चुका हूं, इसका आंसर क्या होगा तुम्हें खुद बताना है। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स व्हाई शिप्स फ्लोट ऑन वाटर? बता चुका हूं, होमवर्क क्वेश्चन है। सबमरीन कैन फ्लोट एंड सिंक बाय? बता चुका हूं, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ओके। तो यहां पर तुम्हारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर तुमने अभी तक 6, 7, 8 आईसीएससी की कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है, तो स्कैनर को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये स्कैनर फिर भी किसी के फोन में काम ना करे, तो यू कैन गो टू दिस यूट्यूब चैनल। जिस यूट्यूब चैनल पर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, इस यूट्यूब चैनल पर क्लिक कर सकते हो। इसकी बायो में जाकर के तुम देख सकते हो कि वहां पर भी एक लिंक अटैच्ड है व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप कम्युनिटी की। उसके ऊपर क्लिक करोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लोगे। ठीक है भाई, बाकी आज के वन शॉट को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे तुमसे दूसरे वन शॉट में फिजिक्स के, बायो के, बहुत जल्दी। ठीक है भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरे नोट्स इसके कंप्लीट कर लेना, जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए होमवर्क क्वेश्चंस कर लेना, और अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय।